पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी का फॉर्म यदि मैकेनिकल मोशन है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, द नेम इज थर्मोडायनामिक्स। यदि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हीट एनर्जी को, तो नेम इज थर्मोकेमिस्ट्री। और जनरल एनर्जेटिक्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफिनीशन से ही तो शुरू करेंगे हम। ठीक है, बड़े चैप्टर बना दिए। अब लिखिए थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब है। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली में कृष्ण भगवान बताए हैं 5000 साल पहले, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस दियर फॉर्म्स ओनली। ये कृष्ण भगवान इसी बात को बोले कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, बोले थे ना। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे यही पढ़ना है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हीट एनर्जी है, मैकेनिकल वर्कडन में कन्वर्ट होता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते रह जाता है। ठीक है, तो चैप्टर का थीम लाइन यही है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, इसमें थर्मो मतलब थर्म, थर्म का मतलब है टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं किस वजह के लिए, हीट के लिए। और डायनामिक्स का मतलब है मोशन, मोशन का मतलब कौन सा एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी कॉल्ड एज, लिखो, प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी known as thermodynamics। आप देख रहे हैं जितना ये इंजन चल रहा है, सब में पेट्रोल जल रहा है या डीजल जल रहा है। पेट्रोल डीजल जल के हीट एनर्जी डेवलप करता है और उससे गाड़ी चल रहा है। चल रहा है मतलब मोशन में, मोशन मतलब कौन सा एनर्जी कन्वर्सन है, अब वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री शब्द आ जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, हम लोग मोशन के बारे में कम बातें करते हैं, और हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन की बात करते हैं। तो थर्मो का मतलब यहां पे क्या है, हीट एनर्जी। और केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, आप देखते होंगे ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, एरो पे टेम्परेचर लिखा रहता है, या फिर आप पढ़ें पिछले वाले सेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। तो ये सब बात का ही स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी known as thermochemistry। और इनर्जेटिक्स, अब देखो एक एक चीज का कन्वर्सन में जो नाम अलग अलग लग रहा है ना, तो जनरल नाम रख दिया गया कि अब एक एक एनर्जी के कन्वर्सन को कितना ब्रांच में लेंगे हम लोग, एक ही बार लिख देते हैं इनर्जेटिक्स। तो चैप्टर को भी एनर्जी से पढ़िएगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी, प्रोसेस ऑफ इंटरकन्वर्सन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब अब दुनिया में जितना तरह का एनर्जी होता है और उसका इंटरकन्वर्सन होता है, सभी चैप्टर में पढ़ना है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज एनर्जेटिक्स। और ये सब की पढ़ाई पढ़ते हैं, कॉलेज कहने का मतलब वही है, स्टडी ऑफ ने शुरुआत में लिखाता है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ, तो स्टडी ऑफ हम छोड़ दिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स जानना होता है और कुछ नियम कानून भी होता है ना, साइन कन्वेंशन वगैरह लगता है ना, साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है इसमें, और कुछ टर्म स्पेशल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला टॉपिक इसका होता है सम टर्म्स, है ना, क्या क्या नया टर्म्स आएगा इसको सीखने के लिए। तो पहला हेडिंग लगेगा सम टर्म, और उस टर्म में पहला टर्म क्या आता है देखते हैं, लिख दिए। बड़े सम टर्म, पहला टर्म है इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग।
सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कहते हैं कि यूनिवर्स में सब कुछ एक सिस्टम ही है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ए सिस्टम in which we study or we observe ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वो सब कुछ यूनिवर्स में सिस्टम है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी का चेंजेस, या फिर इसी को बड़ा करेंगे तो चेंजेज ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, है ना। अब थोड़ा सा समझ भी लीजिए, अर्थ एक सिस्टम है। हाउ यू कैन से दैट अर्थ इज ए सिस्टम, है ना। अब बेसिक लेवल का सवाल है, कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो भी एक सिस्टम है। तो अभी बताएं कि जहां पे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं, अब ये अर्थ बिना सोलर सिस्टम यानी सनलाइट का चल पाएगा क्या? सन है तब अर्थ है, यानी एनर्जी के लिए अर्थ किस पे डिपेंड करता है? सन पे। क्योंकि सन है तो सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और प्लांट के फोटोसिंथेसिस होने के वजह से हम लोग खाना खा पा रहे हैं। तो अर्थ चल रहा है, एक मोटे मोटे तौर पे तो दिखाई पड़ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं? सन से अर्थ पे आया और अर्थ से एनिमल बीइंग को जा रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं घड़ी भी एक सिस्टम है। बोले कैसे कैसे कह सकते हैं आप घड़ी एक सिस्टम है? तो देखिए इस घड़ी के अंदर भी एक बैटरी लगा हुआ है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, और उस बैटरी के वजह से उस घड़ी की सुई चल रही, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी जो बैटरी में है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अर्थ भी एक सिस्टम है, घड़ी भी एक सिस्टम है, अब आपका बॉडी एक सिस्टम है, क्योंकि बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप खाना खाते हैं, आपके बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि उसका डाइजेशन होता है और उससे एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वही एटीपी से हमारा सेल चल रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो आपका बॉडी भी एक सिस्टम है। अब मेरा ये कोचिंग नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, ये आपका कोचिंग, कोचिंग भी एक सिस्टम है, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। बोले आप लोग सब मिल के यहाँ पैसा जमा करते, उस पैसे से हम खाते पीते और आपको पढ़ाते, सिस्टम है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही तो चेंज कर रहे हैं, जो कृष्ण भगवान गए थे वही तो हो रहा है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज ए सिस्टम in which we observe changes in thermodynamic quantities called as system। क्लियर हुआ? सिस्टम किसको कहेंगे? एवरीथिंग, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज ए सिस्टम in which we observe the changes in एनर्जी। सामने सामने से दिख जाता है, हर तरह का एनर्जी समझते हो, या इसी को यदि बड़ा लिखना है तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, known as सिस्टम। एवरीथिंग लिख दिए, ठीक है।
तो ये लिखना बहुत जरूरी है, जिसमें आप चेंज इन एनर्जी या थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है ना, या पार्ट ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स, कोई भी एक पार्ट यूनिवर्स का एक सिस्टम है। सिस्टम के अलावा जो भी उसका इन्वायरमेंट है उसको सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग, सिस्टम के अलावा जो कुछ बचा उसको क्या कहते हैं? इसको आप समझ सकते हैं, आप और आपका वातावरण, किस वातावरण में आप रह रहे हैं, है ना, आपके चाल चलन बोल चाल से सब बात समझ में आ जाता है। सराउंडिंग, तो अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, whole part of universe is surrounding। सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का सारा पार्ट क्या कहलाता है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग यदि मिल जाए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो बन जाएगा यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिला दें तो बन जाएगा यूनिवर्स। अब इसको कैसे समझिएगा? अब इसको समझिए ऐसे कि आप सिस्टम है, आपके सराउंडिंग में क्या आता है। तो बोले सर हम तो पटना आए, घर से पटना आते हैं, अब पटना से जो है बोरिंग रोड आते हैं, तो मेरा सराउंडिंग तो बस इतना ही दूर हुआ, तो तुम्हारा दुनिया भी तो उतना ही है। अब तुम अमेरिका भले ना गए तो क्या दुनिया में नहीं है? तो ऐसे नहीं समझना है कि हमारा सराउंडिंग इतना ही है। सराउंडिंग में तो सब कुछ आ गया। आपको छोड़ करके जितना भी यूनिवर्स का पार्ट है वो सराउंडिंग में है, आपके जाने आने से मतलब नहीं है। ठीक है, अब वो सराउंडिंग से आप डायरेक्टली अफेक्टेड हैं या फिर इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। अब डायरेक्टली अफेक्टेड है कि ठंडा आया तो आ गया ना, डायरेक्टली अफेक्टेड है। इनडायरेक्टली अफेक्टेड भी है, अब अमेरिका का पैसा टूटेगा तो इंडिया में महंगाई आएगा, सिलेंडर महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, कहीं कुछ हो रहा है तो उधर में सुनते होंगे शेयर बाजार गिर जाता है। अभी 10-20 को बम मार दे एक देश दूसरा पे, कल देखिए इंडिया बाजार में 10-20 रुपया का घाटा हो जाएगा। ऐसे ही होता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है, वो आपका सराउंडिंग में आ ही जाता है। तो आप और पूरा यूनिवर्स आपको छोड़ के क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कर। कभी कभी प्यार मोहब्बत में कहते हैं हम और तुम, हमारा दुनिया तो बस इतना ही है, तो बस वही है सिस्टम और सराउंडिंग, हो गया यूनिवर्स। ठीक है, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है तुमको या बस उतना ही? अब क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई बाउंड्री होता है क्या? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है। ठीक है, ऐसे देखिएगा, इसको बढ़ा दें। देखिए ये यूनिवर्स एक सिस्टम बना दिया, अर्थ भी तो बोली है ये सिस्टम, और इसके सराउंडिंग में दैट इज सराउंडिंग, है ना।
तो ये सिस्टम हो गया और बाहर सब क्या हो गया, सराउंडिंग। और ये जो बीच में एक लाइन खींचे, दैट इज सेपरेशन ऑफ सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ये बाउंड्री में भी इमेजिनेशन में हो सकता है, लेकिन बाउंड्री होगा। पक्का का दीवार में मत खोजने लगना, है ना। बाउंड्री है, इमेजिनरी या रियल, बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री दो तरह का होता है। ये बाउंड्री दो तरह का होता है, एक डाइथर्मिक बाउंड्री और एक एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री कहने का मतलब है कि जो हीट का ट्रांसफर नहीं होने दे, हीट इससे बाहर एक्सचेंज नहीं हो, मतलब इंसुलेटर, कहने का मतलब है इंसुलेटर हो, ठीक है, हीट का कंडक्शन नहीं करे। और डाइथर्मिक का मतलब है हीट का कंडक्शन करेगा, यानी कंडक्टर। तो डाइथर्मिक बाउंड्री हो सकता है या फिर एडियाबैटिक बाउंड्री हो सकता है। तो आपका पॉइंट होगा कि सिस्टम एंड सराउंडिंग separated through boundary। और बाउंड्री दो तरह का होता है, नीचे लिखे हैं, फोटो बना दिए, सिस्टम का भी सराउंडिंग का। दुनिया में बस यही दो चीज होता है, एक सिस्टम होता है और दूसरा सराउंडिंग होता है। डाइथर्मिक बाउंड्री का मतलब है गुड कंडक्टर ऑफ या बाउंड्री फ्रॉम which exchange of heat occur। और एडियाबैटिक का मतलब है बाउंड्री फ्रॉम which exchange of heat does not occur। ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा H बराबर 0, चेंज ऑफ हीट डज नॉट अकर। डाइथर्मिक बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री। अरे बतियाने आता है, घरे में रहता है, कौन बुलाने गया था, तो क्लास में आगे बतियाएगा। अभी से अच्छा बात कर रहा होगा। डाइथर्मिक, एडियाबैटिक, डाइथर्मिक बाउंड्री मतलब कंडक्टर बाउंड्री, एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटर, जो हीट का एक्सचेंज नहीं होने दे। हालांकि एडियाबैटिक बाउंड्री बनाना बड़ा मुश्किल है जहां पे हीट का एक्सचेंज ना हो। थर्मोफ्लास्क में रहता है ऐसा बाउंड्री, नहीं, जिसमें गर्म चाय रखते हैं तो गर्म रहता है, यानी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होता है, 2-4 घंटा 5 घंटा में तो हो ही जाता है, नहीं। तो वो एक आइडियल बाउंड्री थर्मोप्लास्ट का, ये बना पाने में लोग असमर्थ। ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता,
यानी एनर्जी का कंजर्वेशन हम लोग कुछ ज़्यादा कर पाते हैं, लेकिन हीट डेवलप करता है और हीट लॉस कर जाता है। नहीं, अब देखिए घर में चाय बनता है, डेली का काम है, गैस वाला खर्च होता है, एक बार चाय बन जाता, एक आध महीना तक पीते रहता आदमी, पूरा आज चाय बन गया है। ये हीट एक्सचेंज के वजह से ही ना 15-20 मिनट के बाद फिर गर्म करना पड़ेगा यदि पीना है तो, या फिर बनाना पड़ेगा। और यदि वो ऐसा होता कि दिन भर के लिए आज चलिए दिन भर के लिए, तब भी वो गैस का बचत हो जाता। तो एडियाबैटिक बाउंड्री बना पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, कहने का मतलब ये है। तो सिस्टम 3 तरह का होता है, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। यही बाउंड्री के वजह से ओपन सिस्टम में कोई बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के बिना सिस्टम नहीं होता, लेकिन बाउंड्री ऐसा है जिसमें मैटर का भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है ना। सिस्टम और सराउंडिंग यदि है तो बाउंड्री तो होगा, हमने बताया कि इमेजिनरी हो चाहे रियल हो। सिस्टम 3 तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिंपल बात को हम चाय से समझा देते हैं। आप एक चाय का कप में चाय सराउंडिंग में लेके आए, चाय से वेपर उठ रहा है, सराउंडिंग में ही तो जा रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। साथ में चाय हर सेकेंड हीट एनर्जी का लॉस कर रहा है सराउंडिंग में। तो जिस सिस्टम से मैटर का भी ट्रांसफर हो और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, है ना। ओपन सिस्टम, मैटर का भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। वही चाय को एक कंटेनर में रखते हैं जिसको चारों तरफ से बंद रखते हैं, तो मैटर का ट्रांसफर होना बंद हो गया, लेकिन हीट एनर्जी को हम रोक नहीं पाएंगे यदि उसको क्लोज कंटेनर में भी रख दिए तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, दैट इज क्लोज सिस्टम। वही चाय को थर्मोफ्लास्क के अंदर रख दिए, तो थर्मोफ्लास्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, अब 2-4 घंटा के लिए ही रोक ले, है ना। जब पेशेंट भर्ती है तो थर्मोफ्लास्क की लाइफ हो जाता है ना। अस्पताल में कुछ भी गर्म चीज है तो उसको ला करके, पानी ही गर्म है तो 2-4 घंटा 5 घंटा जो भी रखे। तो आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है थर्मोफ्लास्क, ठीक है। और वैसे एग्जैक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बनता नहीं है। तो ओपन सिस्टम को कैसे डिफाइन करता है? सिस्टम फ्रॉम बीच मैटर एनर्जी बोथ ट्रांसफर, सिस्टम फ्रॉम बीच मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज लिख दें। एक्सचेंज कहां एक्सचेंज होना है? मतलब दो एगो चीजें होता है यूनिवर्स में, एगो सिस्टम, एक तो सराउंडिंग, तीसरा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एक्सचेंज करना है। तो सिस्टम फ्रॉम विच मैटर एनर्जी बोथ एक्सचेंज, ओपन सिस्टम।
कोल्ड एज के बिना तो बात ही पूरा नहीं होता है। कोल्ड एज ओपन सिस्टम, सिस्टम फ्रॉम बीच ओनली एनर्जी ट्रांसफर या एक्सचेंज, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, कोल्ड एज क्लोज सिस्टम, मैटर ट्रांसफर नहीं करेगा। जानते हो इसका एग्जाम्पल, यही हम लोग को पढ़ना होता है। इसका एग्जाम्पल होता है इंजन। जितना गाड़ी का इंजन है सब क्लोज सिस्टम है। पेट्रोल जलता है, हीट एनर्जी डेवलप होता है उसके अंदर, और इतना क्लोज बनाया जाता है कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज कम से कम हो। नहीं, गाड़ी चलने में देखते हैं इंजन गर्म हो जाता है तो बाहर रेडिएट करता है। सिस्टम क्लोज है, सिस्टम फ्रॉम विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर, है ना। वहां से वेपर ऊपर निकलेगा नहीं। निकलता है क्या कोई भी इंजन से? इंजन कहते हैं मेनली सिलेंडर को, सिलेंडर और पिस्टन। आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम फ्रॉम बीच क्या क्या एक्सचेंज करेगा? नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, ट्रांसफर या एक्सचेंज, कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरा टर्म है स्टेट फंक्शन। दूसरा टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बाद स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है लिखिए जल्दी से। ठीक है, स्टेट फंक्शन दूसरा टर्म बता रहे हैं। स्टेट फंक्शन किसी किसी जगह पे पाथ वेरिएबल्स भी लिखा रहता है, या स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन हम उस थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज को कहते हैं जो चेंज होने के लिए पाथ पे डिपेंड नहीं करता है।
क्या क्या बोले, चेंज होने के लिए पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस चेंज हो गया। हाउ द चेंज अकर्स डजंट मैटर, हाउ द चेंज अकर्स डज नॉट मैटर। अब किसी का टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा के 40 डिग्री हमें करना है। अब पेट्रोल जला के कर रहे हैं, डीजल जला के कर रहे हैं, गोईठा जला के कर रहे हैं, किरासन जला के कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या, कैसे गर्म किए कर रहा है क्या? अभी टेम्परेचर हम 25 डिग्री दिए थे, आप गर्म करके लाए हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैसे आपने गर्म कर दिया, कोई इसका ये नहीं है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं किया। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा प्रॉपर्टीज है, स्टेट फंक्शन। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी है, देखो क्या बना है, इस सफलता का सीढ़ी बना है तुम लोगों का, है ना? अब इस पे चढ़ना है, चढ़ पाएगा कभी हो, इस सीढ़ी से छोटे है, इसीलिए बताएं इस सफलता का सीढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक लिफ्ट लगा देते हैं और ये भाई साहब को लिफ्ट से भेज देते हैं इसी हाइट पे। ये दोनों भाई साहब यहाँ पे पहुंच गए, है ना? पीला होके चले थे, लाल बन के पहुंच गए, देखिए, है ना? पीला साहब लाल साहब बन गए, यही हुआ है। दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ है, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ है कि नहीं? यहां पोटेंशियल एनर्जी होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच। चूंकि हाइट 0 है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगा 0, मास वही है, जी वही लग रहा है, यहां पहुंच गया, 10 मीटर का हाइट है, तो इसका भी 10 mg और इसका भी 10 mg, तो दोनों का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर ही हुआ ना। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10 mg, समझ रहा है ना? ये हाइट होगा कितना मीटर, इसीलिए 10 mg हुआ। 10 उस लिखने का हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव हुआ। एक भाई साहब सीढ़ी चढ़ के गए थे, एक भाई साहब, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव ये देखा कि भाई साहब क्या चढ़ गया है, बस चेंज हुआ। हाउ द चेंज अकर्स डज नॉट मैटर। ऐसे बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं जो आपको कहते हुए मिलते हैं, हमको ना मतलब है कैसे हुआ क्या हुआ, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम वो सब ना जानते, हम बस करेंगे, बस हम ये जानते। तो वो भाई साहब स्टेट फंक्शन रहते कि पाथ पे डिपेंड नहीं, गांव क्या कहता है, समाज क्या कहता है, हमको मतलब ना है, बस होगा तो होगा। फिर बाद में देखिएगा कहते मिलते हैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, वो यही कहते हैं कि हम स्टेट फंक्शन है, हमको पाथ से मतलब नहीं है, ठीक है, होगा तो बस होके रहेगा। तो स्टेट फंक्शन हम उसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को कहेंगे जो चेंज होने के लिए पाथ पे डिपेंड ना करे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज thermodynamic properties which does not depends on the path followed for the change, for the changes occur, known as a state function,
है ना। आने की इसको हम लोग बोलते हैं, समझिए एक लाइन में, पाथ इंडिपेंडेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। पाथ डिपेंडेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज स्टेट फंक्शन है। देखो एग्जाम्पल, प्रेशर का बदलाव, हाउ यू चेंज द प्रेशर डजेंट मैटर। टेम्परेचर का बदलाव, हाउ यू चेंज द टेम्परेचर डज नॉट मैटर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सामने में दिखाई दे रहा है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सामने में दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई पूछ दे वर्क डन क्या स्टेट फंक्शन है, चुप हो जाना, सोचना कि वर्क तो पाथ पे डिपेंड करता है। फिर इसमें पड़ता होगा ना वर्क, कि माथा पे पेटी लेके जा रहा था आदमी, कहता वर्क डन कुछ करवे नहीं किया, अरे एफ एस कॉस थीटा हो गया 90 डिग्री, वर्क डन आ गया 0। बेचारा थक थक के चूर हो गया, कहता वर्क खूब नहीं किया। वर्क तो थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है मतलब पाथ पे डिपेंड करता है ना। अब ये ब्लॉक है, इसको डिस्प्लेस करके यहां ले जाना है ना। बोले कि भाई तू यहां इसको पहुंचा देना। अब 5 दिन से दू गो बुतरू इस पे बैठ के ऐसे ऐसे कूद रहा है, मतलब पहुंचा तो रहे, ये जाएगा कभी वहां तक? समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वर्क तो डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, उस सबको कहा जाता है पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, है ना। इसको गड़बड़ाने के लिए एक टर्म रखा है, लोग पूछने वाला भी यह पूछेगा कि बताओ वर्क का स्टेट फंक्शन है कि नहीं। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रहा है, उसी से मिलता जुलता क्वांटिटी है वर्क, है ना। तो नोट में लिख लेना, वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो बता दिए, लेकिन वर्क डन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं। पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट, तो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे उसके लिए नया नाम है स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, है ना। कोई कोई बुक स्टेट वेरिएबल्स भी लिखते हैं, लिखेंगे तो कंफ्यूज करोगे, इसलिए रहने देते हैं, है ना। स्टेट फंक्शन एक कॉमन सब जगह का शब्द है, कहीं कहीं पे पाथ वेरिएबल लिखा हुआ है, कहीं स्टेट वेरिएबल्स लिखा हुआ है। तो जब कंफ्यूजन हो तो एक पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, है ना। ये गांव घर के वो वाले लोग हैं जिसको फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे हुआ, बस हुआ, ठीक है। हाँ, भूलोगे तो ये सब बात जो बोलते हैं ना, वो सपोर्ट में जाकर के तुमको याद रखवाएगा। तीसरा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
इंटेंसिव नया है बिल्कुल, आप समझिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? इंटेंसिव, सुनिए, ऐसा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज जो मास पे इंडिपेंडेंट हो, मास से इनडिपेंडेंट हो, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो तुरंत समझा देते हैं। बॉडी टेम्परेचर तुम लोग समझता है, कितना है बॉडी टेम्परेचर? 35, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 36, ठीक है, 36, 37, 36.5 पे चलेगा काम, ठीक है। तो कोई मोटा आदमी, तो उसका बॉडी टेम्परेचर कुछ अलग है क्या? कोई पतला आदमी, तो उसका बॉडी टेम्परेचर अलग है क्या? किस, बॉडी टेम्परेचर सब आदमी का एक ही है, चाहे उसका मास 50 किलो है, चाहे वो 400 किलो का है। तो बॉडी टेम्परेचर कहाँ डिपेंड कर रहा है? मास पर। क्योंकि आपका बॉडी भी एक सिस्टम है, हम तो बता ही दिए पहले, और वो सिस्टम का टेम्परेचर डिपेंड नहीं किया कि वो 50 किलो का है कि 400 किलो का है। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब पढ़ो लिखे की भाषा है, पढ़े लिखे की भाषा है, मतलब डिपेंड नहीं किया मास पे, अमाउंट पे, वॉल्यूम कंटेंट पे। बोला ये सब इंटेंसिव है मेरे लिए। कुछ हुआ और कोई पढ़ा लिखा बोल रहा है भाई इंटेंसिव है, मतलब इस समझने का मतलब है कि भाई साहब के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सब ऐसे होता है। एक्सटेंसिव मतलब मास पे डिपेंड करता है, फर्क पड़ता है। ये है फर्क नहीं पड़ता है, सीधा साधा बात, ठीक है। गांव समाज से रिलेट बोलना सिखा रहे हैं, ये लंदर फंदर मुंह से निकलता है ना, ये सब निकले। इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, ये स्टेट फंक्शन है, तब हो जाएगा पढ़े लिखे वाला समाज। इस सम टर्म ही तो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज which independent from mass of the system या material content of the system। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज which are independent from the mass or material content of the system known as intensive properties। Thermodynamic properties which are independent from the mass or material content of the system known as intensive properties। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल देंगे इसको पढ़ाने के बाद। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जस्ट उसके अपोजिट वाला शब्द लिखना है, क्या फर्क पड़ता है? कितना मटेरियल कंटेंट है, इससे फर्क पड़ता है। तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी या प्रॉपर्टीज which depend on the mass
और material content of the system। क्योंकि जितना प्रॉपर्टीज है, जितना टर्म है, ये सिस्टम में कौन है, इसलिए अब सिस्टम लिखा था, नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। thermodynamic properties which depends on the mass or material content of the system known as extensive properties। खुद मास कैसा क्वांटिटी है, तो एक्सटेंसिव ही ना बोलोगे जी। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो मटेरियल कंटेंट पे ही डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर होता है, नहीं, इसीलिए ना बोला। तो एनर्जी, एनर्जी तो चैप्टर ही में है। और कुछ बताओ, हम बताते हैं। ठीक ही बोला है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का दो चार गो अलग नाम जानना है। गिब्स एनर्जी, अब क्या होता है इस चैप्टर में देखेंगे। इंथैल्पी, इंट्रोपी, अरे वाह तुम तो जानता है, इंटरनल एनर्जी, ये सब जो क्वांटिटीज है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना। काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा, यही चार एनर्जी में सब छिपा है ना। नंबर ऑफ मोल मास में नहीं आया, बोलता है तो लिख देते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल कुछ बताओ। हाँ बर्क भी कह रहे हैं, वो लिख दें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कुछ एग्जांपल, वो छोड़ दिए। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलरिटी। मोलरिटी कैसा क्वांटिटी है, चलो इस पे बात करते हैं। एक दो वो क्वांटिटी कंफ्यूज करेगा, बाकी सब सीधा सीधा है। जो मोलरिटी कैसा क्वांटिटी है, कैसे है इंटेंसिव, चलो लिखो पहले, लिखो लिखो, लिखो लिखते रहना। ये सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मास पे डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, और मास पे डिपेंड नहीं करने वाला प्रॉपर्टी, बस। डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, अच्छा ये बताएगा एक्सटेंसिव होगा तो कैसे। हाँ ये लड़का तो सही जानता है। हम्म, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो जल्दी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि लोगों का मैथ मजबूत होता है। अब मैथ के वजह से ये वाला रिलेशन खराब हो जाता है। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो सीधे सीधे तो दिखता है कि मास है, तो डेंसिटी उस सीधा में तो मास दिखाई पड़ रहा है, तो मास पे डिपेंड कैसे नहीं करेगा। हालांकि डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता है।
अब कितना टेंशन हो गया ये बात बोल के। डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ये तो छठा सतमा के बच्चों बता दे यार, मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। चलो ये लिख लिया, आते हैं उस पे, वही कंफ्यूजन है, इसीलिए एग्जाम्पल थोड़ा हुआ है। अब लिखेंगे एग्जाम्पल, एकदम समझ के लिखेंगे एग्जाम्पल, रट के नहीं। देख, लेट P and Q are extensive properties, then P by Q is intensive properties। ये पढ़ने की बातें हम समझा भी देंगे कि कैसे, है ना, ये तो लिख दिया है सबको, ठीक है, हम समझाएंगे भी कि कैसे डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अभी तो फिलहाल यदि P और Q दो कैसा प्रॉपर्टीज हो तो P भागा Q, however P प्लस Q, हाँ कैसे बताएंगे बच्चा, P माइनस Q, P गुना Q आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। P और Q यदि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो P बटा Q कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा, जबकि P प्लस Q, P गुना Q, P माइनस Q, ये सब एक्सटेंसिव ही रहेगा, है ना। अब एक बच्चा पूछा है कितना जोरदार आवाज में, कैसे, ठीक है, एक्चुअली में उसको डेंसिटी तबाह करके रखा है ना, डेंसिटी तबाह कर दिया है, डेंसिटी तबाह कर देने जैसा ही है। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। अब वो बचवा सोच रहा है कि डेंसिटी बराबर जब मास होता है तो ये मास पे डिपेंड कैसे नहीं करेगा, ये तो सर पूरा मैथ में गलती कर देंगे आज से। नहीं, गलती थोड़े है, कुछ हो गलत नहीं। अब देखिए हम ऐसे बोल के प्रूव कर रहे हैं पहले, फिर लिख के भी कर देंगे। अब एक गिलास पानी लिए, उसका डेंसिटी 1 kg पर लीटर, 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, यही ना होता जी, क्या दिक्कत है क्या इसमें, या फिर 1 kg पर लीटर, ठीक है। तो पानी ग्लास में है पीने वाला, तो डेंसिटी 1 kg पर लीटर। अब हम बोले गिलास से थोड़े पीते, हम तो बाल्टी से पीते हैं, लाइए भाई एक बाल्टी पानी दे देते हैं उसको, तो उस पानी की डेंसिटी क्या 1 kg पर लीटर नहीं है क्या, 1 ग्राम पर ml नहीं है क्या, तो डेंसिटी कहाँ बदल गया, गिलास से बाल्टी में आ गया। बोला ना हम तो भैया कुआं में डूबते हैं तब पानी पीते हैं, तो जा कुआं में डूब जा, तो वो डेंसिटी पानी का अलग हो जाएगा क्या, मास तो बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी कहाँ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है क्या, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड कहाँ किया, वो रहता ना कि अब हम कुआं में है तो हमारा डेंसिटी इतना हो गया, हम गिलास में थे तो डेंसिटी हमारा इतना था, डेंसिटी तो चेंज नहीं हुआ, मास तो हम बढ़ा रहे, कैसे नहीं हुआ, वो तो जो दिख रहा है थ्योरेटिकली दिख गया। अब देखो होता क्या है, इतना टेंशन में तुमको रखने में हमें मजा आता है। 2 kg तो वॉल्यूम 2 लीटर, बोलिए आंसर कितना आ रहा है, बोलो ना रे, 1 kg। अब डेंसिटी के लिए हम पानी का मास 4 किलो कर दिए तो वॉल्यूम भी छेक लिया, वो 4 लीटर, बोलो डेंसिटी कितना आ रहा है, तो कौन मैथ तुम लोग पढ़ा था, देखो कभी बदलेगा क्या, अरे कभी बदलेगा डेंसिटी,
यदि मास जितने हिसाब से चेंज करे वॉल्यूम भी उसी हिसाब से बदल जाए तो मैथ क्यों बदलेगा? डेंसिटी उतना का उतना ही आएगा। तो हर एक्सटेंसिव क्वांटिटी को भागा देने से यही हो जाता है, वो इंटेंसिव बन जाता है कि ऊपर वाला जब बदलता है तो नीचे वाला भी साथ में बदल जाता है ताकि डिवीजन सेम आता है। ठीक है, इसी वजह से वो प्रॉपर्टीज मास इंडिपेंडेंट है, सामने मास देखते हुए भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैथ नहीं लगाना है, क्या लगाना है? केमिस्ट्री लगाना है। ठीक है, देखना है कि ऊपर वाला बढ़ाएंगे तो क्या नीचे वाला भी बढ़ जाएगा क्या, और यदि बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो इंटेंसिव ही होगा। तो दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को जब डिवीजन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटेंसिव बन जाता है। इतना सब समझ गया? अरे क्यों बोला भाई साहब, समझा सब बात? थ्योरेटिकली भी समझा कि सही में नहीं बदलता है, और मैथमेटिकली भी समझा कि नहीं बदलेगा। अब मोलरिटी की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है ना? तो ये बदला तो ये बदल गया, ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा, तो मोलरिटी तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल ऐसा होता है, डेंसिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है, और क्या क्या बता रहे थे? सरफेस टेंशन, और क्या बता रहे थे? विस्कोस सिटी, और क्या बता रहे थे? टेम्परेचर, और क्या बता रहे थे? बॉइलिंग पॉइंट, और क्या बता रहे थे? बीपी एमपी लिखे इधर, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं समझना। क्या समझना? एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और बीपी मतलब सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा क्वांटिटी का एग्जांपल दे रहे हैं यहां पे हम, सुनते रहना। हीट कैपेसिटी का नाम सुना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसमें जोड़ लेना हीट कैपेसिटी। यहाँ एक शब्द मिलेगा इस चैप्टर में, देखो कितना कंफ्यूजन है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उधर जोड़ लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। जानते एक पते की बात बताएं, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव चला गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ चला गया? ये जानोगे तब ना हीट कैपेसिटी होता क्या है। अभी लिखने पड़ेगा, जब जानोगे तो समझ आएगा। जितना क्वांटिटी में पर लगा रहता है वो सब इंटेंसिव होता है। केजी पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ये जूल पर केजी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी, पर ग्राम। ठीक है, इसकी जूल पर मोल, तो जितना में पर लगा रहे वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। बस, और कोई कंफ्यूजन? यूनिट में पर लग गया, प्रॉपर्टीज हो जाएगा इंटेंसिव। तुकबंदी करना एक लाइन में, इंटेंसिव मतलब मास इंडिपेंडेंट, इन आई एन लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट मास इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मतलब मास डिपेंडेंट। तुकबंदी से तो एक लाइन में हो गया, बोले 15-20 मिनट से भाषण दिए हुआ।
देखिए हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम आ जाए इंटेंसिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव का एग्जांपल है यहाँ पे सब। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, केवल हीट कैपेसिटी। होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और पर यूनिट मास तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एगो फार्मूला होता है जी, पढ़ा है होगा तो पढ़ा होगा फिजिक्स, उसमें पढ़ता है क्या, पूछने रहे क्यूरियोसिटी डेवलप्ड है तो लो। क्यू बराबर, कहाँ तुम लोग जानता है, क्यू बराबर मस्त नहीं है, मस्त अरे है कि नहीं लिखा हुआ मस्त, मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, और क्यू है हीट एनर्जी। तो एस हो गया स्पेसिफिक हीट बराबर क्यू इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो मास से भागा पड़ रहा है क्वांटिटी, तो पर यूनिट केजी पर केजी, इसीलिए है इंटेंसिव। आएगा ये सब टर्म आएगा चैप्टर, स्पेसिफिक हीट आएगा, मोलर हीट आएगा, यही सब तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वो जो गिब्स एनर्जी लिखे, इंटरनल एनर्जी लिखे, यही सब तो टर्म आ रहा है जो चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसीलिए टॉपिक का नाम है सम टर्म। अब कितना सारा नया शब्द दिख रहा है यहाँ पे तुम लोग, लिख दिया। सब कैसा प्रॉपर्टी है, सब समझ रहे हैं। 10वां में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना कितना न्यूमेरिकल बनाया था यार, अब ना याद है। 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो उसमें ये नहीं पढ़ना था कै किलो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किलो पे डिपेंड नहीं करता है, ग्लास कितना भी हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ही होगा, है ना। वो कितना छोटा गिलास का टुकड़ा हो बड़ा गिलास का टुकड़ा हो, इससे लेना देना नहीं। तो वैसा क्वांटिटी जिसको मास से डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता। अगला रिवर्सिएबल, कहमा है चौथा है रिवर्सिएबल एंड इरिवर्सिएबल प्रोसेस। खाली बात क्लियर होते चला जाना चाहिए, कंफ्यूज होकर के नहीं पढ़ना है। रिवर्सिएबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसा कि नाम है रिवर्सिएबल, कहने का मतलब है कि कोई काम हुआ और फिर वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आ गया, तो प्रोसेस रिवर्सिएबल है। और यदि ऐसा कोई चेंज हो गया जिसमें फिर से वो वापस नहीं आ सका तो इरिवर्सिबल है। इसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंजेज वेरी स्मॉल हुआ है, इफ द चेंजेज आर वेरी स्मॉल, या चेंजेज अकर्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी चलेगा। बहुत थोड़े समय के लिए बदलाव हुआ है या बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है, तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल कहते हैं। और जिसमें बदलाव बड़ा हो गया उस प्रोसेस को
कहने का मतलब ये है कि यदि आप छोटा मोटा चोरी करते हैं तो बदलाव आप में हो रहा है, चोरी वाला आदत आ रहा है, तो मम्मी एक आध वो हाथ दे देती है तो आप फिर उसको कहते हैं ना ये सब गंदा काम है, चलिए ठीक है छोड़ दीजिए, रिवर्सिबल हो गया। लेकिन यदि आप घर से निकल के किसी का मर्डर कर दिए तो मम्मी के दो चार थप्पड़ मारने से कुछ होने वाला है? वो तो आ रहा है पुलिस लेके जाए, तो अब आपको बदल पाना मुश्किल हो। तो ऐसे केसेस में कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको बचाया जा सकता है, फिर से वही बनाया नहीं जा सकता है ना, बचा करके नहीं तड़ी पार कर देता, आगे आगे घूमते रहो, आगे आगे घूमते रहो, है ना। यही सब वजह से तो कोई बहुत बड़का रंगदार भी होता है तो बेटा को रंगदार बनते देखना नहीं चाहता है, मतलब इस लाइन में आए तो गोड़े तोड़ देंगे, ऐसे कैसे है ना। तो हम जिंदगी भर भाग रहे तो तुम भी भागेगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो सारा का सारा, और जिसमें अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाए प्रोसेस कैसा हो जाएगा वो। केमिस्ट्री में इसका क्या उपयोग है तो सुनिए, बहुत सारा रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, अब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाता है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, अब प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना देता है, तो ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल कहा जाता है। और जिसमें रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट वापस नहीं आया, जैसे कंबसन, एक बार मीथेन जल जाएगा CO2 बन जाएगा, तो क्या CO2 फिर से वापस मीथेन बन जाएगा क्या? इरिवर्सिबल। और एगो देखो रिएक्शन लिखते हैं PCl5, इसको गर्म करो तो टूट के PCl3 प्लस Cl2 में बन जाएगा, और फिर ये दोनों जुड़ के, तो ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। लेकिन CH4 में ऑक्सीजन लगा के जला दें और CO2 और H2O बन जाए और फिर वापस इंतजार कर रहे हैं कि यही मीथेन बन जाएगा, तो कभी नहीं बनेगा। प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि डायनामिक्स है तो थोड़ा फिजिक्स का बात करना है, तो फिजिक्स में कैसे देखते हैं देखिए मेरे साथ, ये देखिए, ये इस तरह का ऐसा सिस्टम बना दिए, ठीक है, और ये एक पिस्टन है। अब हाँ पिस्टन, अब इस पे इसको दबाव दिए तो नीचे आ गया, और दबाव रिलीज किया प्रेशर तो फिर अपने पोजीशन पे आ गया। तो ये हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहेगा, प्रेशर देंगे नीचे आएगा, प्रेशर रिलीज किया ऊपर से, प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। इंजन में ऐसा ही होता है ना। और एक बार ये इतना प्रेशर नीचे से दे दे कि ये पिस्टने उखड़ के फेंका गया, तो खत्म हो गया कहानी, अब कौन इरिवर्सिबल हो। ज्यादा वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस से इसलिए हो पाता है कि ये बार बार होता है। तो लिख देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस का डिफिनीशन, प्रोसेस which occurs by very very small changes या occurs for very less interval of time। लिखिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस which occurs by very small changes, वेरी स्मॉल चेंजेस को डेल लिखा जाता है, देखो ऐसा सिंबल है ना, और बड़ा चेंज होता है तो त्रिभुज बनाया जाता है डेल्टा, है ना, इसको डेल बोलते हैं। हाँ, थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच occurs by वेरी स्मॉल चेंज और occurs in
infinitely a small interval of time. Infinitely very small interval of time. कि डेल लिखें, called reversible process. ये डिफिनीशन सब जगह पे लगता है, हमारे केमिस्ट्री में इसमें एक और लग जाता है कि such type of reaction in which reactant converted into product and product also converted into called as reversible reaction या रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बनेगा। लिख दिया? लिख दिया? thermodynamic process which occurs by very small change or occurs in infinitely very small interval of time. अरे गधा तो सेव भी नहीं हुआ ना, तो गजबे है यार, यहां से हो जा रहा है। चलिए ठीक ही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? irreversible process, irreversible process, प्रोसेस या थर्मोडायनामिक प्रोसेस which occurs by large changes, है ना, चेंजेस क्या होना चाहिए? लार्ज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये चेंज तो होना है डेल्टा, सो दैट they can't revert back known as irreversible process, known as irreversible process। ऐसा प्रोसेस जो बड़े चेंज से होता हो, यानी जिसके होने के लिए चेंज बड़ा हो और वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। है ना? रिएक्शन में इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि रिएक्टेंट वंस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेवर गिव रिएक्टेंट, है ना? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन
या केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंजेज इफ reactant once converted into product can't revert back to reactant. So that process called irreversible process. झूठे झूठे इतना लंबा चौड़ा हो गया, बात बनाने वाला बात हुआ है ना। अरे ये क्यों लाइन था, रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट बन गया फिर वापस नहीं आएगा, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको इस चैप्टर में समझते रहना है कि चेंजेस बड़ा होगा तो इरिवर्सिबल, हाँ, लेकिन ये मिसकंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बड़ा चेंज होगा तब ये इरिवर्सिबल। अरे छोटा बदलाव हो करके तो बड़ा भी हो जाता है। जैसे हम लोग रोज यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, आप फिर 48 घंटा के बाद यहाँ पे रहते हैं, प्रोसेस रिवर्सिबल है। और ऐसा हम लोग 1.5 साल तक करने से पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। चेंजेज स्मॉल है लेकिन एक्युमुलेट करके कितना बड़ा चेंज हो गया। तो रिवर्सिबल चेंजेस से ऐसा नहीं है कि चेंज बड़ा नहीं होता है ना। कोई सिस्टम का वॉल्यूम 10 लीटर है और 20 लीटर भी हो जाएगा, रिवर्सिबल से भी हो जाएगा। रोज 2 लीटर बदल लेंगे तो 20 तक पहुंच जाएंगे। अब एक के बार 20 लीटर हो गया बस अब फिर वापस नहीं होगा, ऐसा बोला जाता है ना। कभी कभी आप लोगों को लगता रहता है अरे 10 लीटर से 20 लीटर हुआ ये तो इरिवर्सिबल होगा, तो ऐसे नहीं सोचना है ना। थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी बड़ा चेंज होता है। ठीक है ठीक है, कितना बकाया रहता है, कौन गलत लक्षण मतलब संगति किए है।